नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो साथियों, आज का लेक्चर हम लोग का इतिहास लेखन पे होने वाला है। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूं तो तमाम सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित हो सके। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग इतिहास लेखन पे एक नए सीरीज की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग इतिहास लेखन के लगभग 10 से 12 आयाम पे बात कर चुके हैं। इतिहास लेखन पे अब तक 18 या 19 लेक्चर आ चुके हैं। यदि आपने उन प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तब आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं। आप वहां से इतिहास लेखन नामक प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिएगा। उसमें तमाम सारे वीडियो आपको एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से लगा दिए गए हैं। तो आप एक एक करके देख लीजिएगा, साथ में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग दे दीजिए हेलेनिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलेनिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। देखिए, हेलेनिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। पहली बात कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, वह क्या है और उसमें कौन सा महान हिस्टोरियन हुआ है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जहां से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि हमारा टारगेट यह होना चाहिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका टारगेट यह होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका आप कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वह कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अन्यथा फिर पढ़ने का क्या मतलब है। नॉलेज पर्पस के लिए आप बाद में पढ़ते चलिएगा, अभी आप जेआरएफ के पर्पज़ से या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पर्पज़ से पढ़ाई कीजिए। जैसे बहुत सारे आयोग हैं, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसके अलावा और भी अन्य राज्य के आयोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी भी परीक्षा लेते हैं। उसमें उनका एक पेपर हिस्टोग्राफी होता है, एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, दूसरा हिस्ट्री होता है। तो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सा जो हिस्सा है वह इतिहास लेखन का हिस्सा होता है। तो यदि आप हमारे इतिहास लेखन वाले सीरीज को देखेंगे और फिर उन सारे परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं सवाल इतिहास लेखन से, यदि आप उनको सॉल्व करेंगे तो 100% आप सॉल्व कर लीजिएगा, यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। अन्यथा 60 to 70% क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए हेलेनिस्टिक हिस्टोग्राफी। देखिए साथियों, हेलेनिस्टिक हिस्टोग्राफी जो है वह अलग से चल करके नहीं आया है। यह दरअसल यूनानी इतिहास लेखन का ही एक हिस्सा है। जैसे यूनानी इतिहास लेखन की शुरुआत हुई हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस कौन था, उस पर एक लंबा लेक्चर दिया है हमने, उसको आप देख लीजिएगा। तो हेरोडोटस के द्वारा जब शुरू की गई और हेरोडोटस जब चला गया तो फिर यूनानी इतिहास लेखन के कई तरह के आयाम चल करके आए। जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया उसमें भी परिवर्तन आते चले गए। तो यूनानी इतिहास लेखन को 2-3 पार्ट में कर करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसको 3-4 हिस्सों में बांट करके देखा जाता है। यदि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहें, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यूनानी इतिहास लेखन का पहला हिस्सा है पूर्व शास्त्रीय काल में इतिहास लेखन। ठीक है, जब शास्त्र नहीं लिखे जा रहे थे, क्लासिकल फेज से पहले का जो इतिहास लेखन है वह भी यूनानी इतिहास लेखन में ही आता है, क्योंकि हेरोडोटस ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहला रहे हैं, तो चीज़ें वहीं से शुरू हो रही है। तो शास्त्रीय काल से पहले का जो इतिहास लेखन है वह भी यूनानी इतिहास लेखन का हिस्सा है। उसके बाद फिर उसमें चूंकि उस समय जो लिखा जा रहा था उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उस पर भी हम लोग विस्तार में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनानी इतिहास लेखन का धीरे धीरे कर करके विकास हुआ। हेरोडोटस आए, लिबी कह रहा हूँ मैं। हेरोडोटस के बाद कौन आए? थुसिडाइडिस आए, नाम मैं भूल गया था, थुसिडाइडिस। इनके बारे में भी मैंने एक लेक्चर दिया है। तो थुसिडाइडिस चल करके आते हैं। उसके बाद इस परंपरा का विकास और होता है, यूनानी इतिहास लेखन धीरे धीरे कर करके और आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर इसका एक तीसरा फेज आता है जो इसका लास्ट फेज है, और उस फेज को ही हम लोग कहते हैं हेलेनिस्टिक काल में इतिहास लेखन। हेलेनिस्टिक आर्ट हुआ करता था साथियों, कहाँ पे? आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें देखोगे हेलेनिस्टिक आर्ट के बारे में
कि लाक्षर लिपि के बारे में भी आप पढ़े होंगे। तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहाँ का है? यूनान का है। ठीक, तो वह जो फेज है, कौन सा फेज? जब सिकंदर भारत पे आक्रमण कर रहा है, कब कर रहा है? मेरे ख्याल से 325-26 के आसपास। तो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और उधर मिस्र पर रोमन साम्राज्य जीता, ठीक है, मिस्र को किसने जीता? रोमन साम्राज्य ने। रोमन अंपायर चूंकि बहुत बड़ा था, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो टाइम फ्रेम है उसे हेलेनिस्टिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और इस दौर में जो इतिहास लेखन हुआ, इतिहास लेखन क्या है आप समझ पा रहे हैं? तो इस दौर में जो इतिहास लिखा गया उसी को हेलेनिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही बात? यह आपको इग्नू का किताब MHI 03 में नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपके सिलेबस में शामिल है, इसलिए आप इसको पढ़िए। चलिए, तो मेरे ख्याल से हेलेनिस्टिक हिस्टोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक लाइन में लिख लीजिए इसको कि सिकंदर के विजय और मिस्र पर रोमन विजय के दौरान यूनान में जो इतिहास लिखे गए या जो इतिहास लिखने की एक नई परंपरा का विकास हुआ उसे हम लोग हेलेनिस्टिक हिस्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। वह जो पीरियड है वह हेलेनिस्टिक पीरियड कहलाता है, या फिर उसको हम लोग डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी इन द फेज ऑफ हेलेनिस्टिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे 3-4 नाम से हम लोग जान सकते हैं। इसमें मुख्य तौर पे हमें क्या बात करना है? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हेलेनिस्टिक पीरियड में एक हिस्टोरियन हुआ जिसका नाम था पॉलीबियस, और पॉलीबियस से ही आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मुख्य फोकस हम लोग का कहाँ होगा? पॉलीबियस पे। लेकिन पॉलीबियस से पहुंचने से पहले आप लिख लीजिए, एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने एक किताब लिखा, RJ कॉलिंगवुड, आप नाम जानते हैं, उनका किताब था द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इससे न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है, इसको आप पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेट के एग्जामिनेशन का तो ये फेवरेट सवाल है उन लोगों का, वो लोग पूछते ही पूछते हैं, तो आप स्टार मार करके लिख लेना। तो कॉलिंगवुड ने कहा कि यह जो हेलेनिस्टिक पीरियड में जो यूनानी इतिहास लेखन का विकास हुआ है उसके 3 आयाम हैं। उसके कितने आयाम हैं? उसके 3 आयाम हैं। किसने बांटा? RJ कॉलिंगवुड ने। पहला जो आयाम बताया उसने, पहला जो पॉइंट बताया, कहा कि अब जो है हेलेनिस्टिक पीरियड में जो हिस्टोग्राफी आया, जो ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग आया, उन्होंने सांस्कृतिक विशेषतावाद का त्याग कर दिया। सांस्कृतिक विशेषतावाद का क्या मतलब है? कल्चरल स्पेशलिटी जो था उसका इन्होंने त्याग कर दिया, उसको इन्होंने अबेंडन कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब तक सिकंदर भारत को नहीं जीता है, जब तक रोमन साम्राज्य में मिस्र नहीं मिला या मिस्र पे रोमन साम्राज्य की जीत नहीं हुई, तब तक ये लोग संकुचित थे। वहीं पे इनका एरिया भी लिमिटेड था, तो इनका कल्चर भी लिमिटेड होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो, कल्चर और सिविलाइजेशन 2 टर्म होते हैं, ठीक है, संस्कृति एवं सभ्यता। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एरिया के हिसाब से यदि बात किया जाए तो कल्चर का एरिया जो होता है हमेशा छोटा होता है, और सिविलाइजेशन का एरिया जो होता है हमेशा बड़ा होता है। और यह भी होता है कि एक सिविलाइजेशन में बहुत तरह के कल्चर चल सकते हैं, लेकिन एक कल्चर में बहुत तरह का सिविलाइजेशन नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को लें तो उस समय देखिए जोरथे संस्कृति चल रही थी, आहार संस्कृति चल रही थी, चनहुद्रो संस्कृति चल रही थी, बहुत तरह के कल्चर उस समय एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में बेसिक अंतर क्या है कि कल्चर का एरिया जो होगा वो छोटा होगा, सिविलाइजेशन का एरिया जो होगा बड़ा होगा। जैसे रोमन सिविलाइजेशन, समझ में आ रही बात? तो रोमन सिविलाइजेशन, अब चूंकि जब तक एक्सपेंशन नहीं हुआ था तब तक इनका जो एरिया था, जो कल्चरल स्पेशलिटी था, वह यूनान पर ही फोकस था। यूनान की ही चीजें इनमें लिखी जा रही थी। कौन कौन सी बातें थी उसको लिखिएगा, आप लिखिएगा। सबसे पहला, क्योंकि जब तक एरिया का एक्सपेंशन नहीं हुआ तो ये लोग क्या किए, इन लोगों के पास एक संकीर्ण नजरिया था। संकीर्ण कहने का मतलब गलत नहीं, यहाँ पे संकीर्ण कहने का मतलब छोटा, नैरो, ठीक है, छोटा सोच। संकीर्ण तो का मतलब एक अर्थ और भी होता है जो आप समझ रहे हैं, वो वाला बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे इसी में लिखिएगा कि चूंकि सिकंदर जब भारत को जीता, या फिर सिकंदर धीरे धीरे कर करके विश्व के तमाम सारे हिस्सों को जीता, तो वहां पर भी यूनानी कल्चर चल करके गया, और फिर वहां के कल्चर को भी यूनानी इतिहास लेखन में जगह दी गई। तो इनका जो कल्चरल स्पेशलिटी था,
कहाँ पे? यूनान पे जो फोकस था, जो घिरा हुआ था यूनान के चारों तरफ से, उसको इन्होंने त्याग दिया। अब यहाँ पे विश्व के तमाम तरह के संस्कृतियों के बारे में बात की जाने लगी। तो जो सांस्कृतिक विशेषतावाद था उसका इन्होंने त्याग कर दिया। ठीक, समझ में आ रही बात? कब त्याग हुआ? हेलेनिस्टिक फेज में। उससे पहले का जो फेज है, पूर्व शास्त्रीय फेज है, या फिर हेरोडोटस का जो फेज है, या फिर थुसिडाइडिस का जो फेज है, वहां पे एक्सपेंशन नहीं हुआ था। वहां पे सांस्कृतिक विशेषतावाद एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसी में एक पॉइंट लिख लीजिए आप। हेलेनिस्टिक काल में यूनानियों और गैर यूनानियों के बीच संपर्क के परिणाम से, ठीक है, कब? हेलेनिस्टिक फेज में यूनानियों और जो गैर यूनानी, यानी गैर यूनानी कौन? जब यूनान का शासक बाहर जाकर के जब अपना अंपायर इस्टेब्लिश करेगा तो वहां के लोग तो गैर यूनानी ही रहेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक संपर्क स्थापित हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मुगल चल करके आ रहे हैं और भारत पे आक्रमण करेंगे, तो भारत का समाज और मुगल के बीच में एक संबंध स्थापित होगा, एक संवाद स्थापित होगा। और जब संवाद स्थापित होगा तो उन दोनों के कल्चर मिल करके एक नए कल्चर का निर्माण होगा। समझ में आ रही बात? इंडो अरब कल्चर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी यूनानी और गैर यूनानी जब आपस में मिल रहे हैं तो एक नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है। और जब एक नई संस्कृति का निर्माण हो रहा है तो जो इनका संकीर्ण चीजें थी, सांस्कृतिक विशेषतावाद, उसका त्याग तो अपने आप हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रही बात? दूसरे नंबर पे लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है नगर राज्य विशेषतावाद का त्याग। इसमें लिखिएगा कि जब सिकंदर दुनिया को जीतने चला था, तब धीरे धीरे कर करके वो विश्व के तमाम सारे हिस्से को जीता और उसके साम्राज्य में, यानी यूनानियों के आधिपत्य में, नए नए नगर, नए नए शहर, नए नए गांव, नए नए राज्य चल करके आए। तो पहले क्या हो रहा था? हेलेनिस्टिक फेज से पहले जो ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग था उसमें यूनान के ही नगर की चर्चा थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपेंशन ही नहीं होगा, जब आपका घर ही उतना ही है तो आप उतने में ही नाचेंगे। जब आपका घर बड़ा हो जाएगा तो आपका एरिया भी बड़ा हो जाएगा, आप उतना में नाच सकते हैं। तो चूंकि ये लोग लिख रहे थे तो ग्रीक पे ही फोकस था और उनका उतना ही अंपायर था। तो पहले जो लिखा जा रहा था वो यूनान के नगर के बारे में, यूनान के शहर के बारे में, यूनान के गांव के बारे में, यूनान के तमाम सारे चीजों के बारे में लिखा जा रहा था। यानी यूनान 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 यूनान, केवल यूनान ही था उसमें। लेकिन जब ये लोग जीतने लगे, सिकंदर जब जीता, तब जाकर के नए नए नगर आए, नए नए राज्य आए, तो उसको भी इन्होंने अपने इतिहास लेखन में जगह दिया। सेम बात है, यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे नगर। समझ में आ रही बात? तीसरी बात, इतिहास लेखन की एक नई पद्धति का विकास हुआ। इतिहास लेखन की एक नई पद्धति का विकास हुआ। ऑब्वियस सी बात है, हेलेनिस्टिक फेज है, इतने सारे चेंजेज आ रहे हैं, तो इतिहास लेखन का एक नई पद्धति का विकास होना तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको समझते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा, लिखिएगा, मानवीय स्मृति, मतलब ह्यूमन माइंड जो है, मानवीय स्मृति, मेमोरी, माइंड नहीं मेमोरी की सीमाओं से बंधी प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के बल पर विश्व इतिहास की रचना नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मतलब कि पहले क्या किया जा रहा था कि जो आपके ह्यूमन माइंड में जो चीजें याद रहती थी, ठीक है, उसी को आदमी इतिहास में लिख रहा था। कहाँ पे? यूनानी इतिहास लेखन में। लेकिन हेलेनिस्टिक फेज में इस थ्योरी को त्याग दिया गया। बोला कि अब इससे पूरा दुनिया का इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि नए नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, जो आपके साम्राज्य में, जो आपके नगर में, जो आपके गांव में, जो आपके देश में स्कॉलर हैं, उनको आप एक अधिकारी के तौर पे अपॉइंट कीजिए और वो डेटा का कलेक्शन करेंगे और फिर आप उस डेटा को एनालाइज करके इतिहास लिखने का काम करेंगे। तो ये लोग क्या किए? अधिकारियों की नियुक्ति करने लगे। और जब इस तरीके की परंपरा का इन्होंने विकास किया तो इसी को एक नई परंपरा इतिहास लेखन के नाम से जाना गया। समझ में आ रही बात? इसको आरजे कॉलिंगवुड जो है अपने भाषा में कैंची एवं गोंद, गोंद समझते हैं आप? गम जिसको बोलते हैं, कैंची एवं गम मेथड इन्होंने कहा है। ठीक है, सीजर एंड पेस्ट लिख लीजिएगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि हेलेनिस्टिक फेज में जिस इतिहास लेखन का विकास हुआ, उस इतिहास लेखन को आरजे कॉलिंगवुड अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो कैंची एवं गोंद मेथड। और यदि आपसे यह उलट के पूछा जाए कि कैंची एवं गोंद मेथड क्या होता है, तब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरा ख्याल है कि आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है,
चलिए यहाँ तक समझ गए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो सारी चेंजेज आ गए। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि आगे चल करके एक व्यक्ति आया, उसने पूरा का पूरा इतिहास ही पलट दिया और उसी के नाम से इस फेज का इतिहास जाना जाने लगा। वह व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है पॉलीबियस। क्या नाम है? पॉलीबियस। यह भी यूनान का ही रहने वाला है। इसका जो टाइम है 208 से लेकर के 126 बीसी है। कब से है? 208 से लेकर के 126 बीसी। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इतिहास को पढ़ें, तब आप जैसे मान लीजिए भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं 1940 का, तो उसी समय आपके दिमाग के एक अलग हिस्से में यह बात चलनी चाहिए कि 1940 में दुनिया में क्या हो रहा था। यदि आप इस तरीके से कंपैरिजन कर करके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है वह ज़्यादा डेवलप होगा और आप चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे, उसके हर एक पहलू को आप बहुत विस्तार में समझेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीबियस जब चल करके आता है कब? 208 से लेकर के 126 बीसी। पॉलीबियस के बारे में 4-5 बातें हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, दूसरी बात कि उसका क्वालिफिकेशन मतलब उसने क्या क्वालिफिकेशन तय किया इतिहास लेखन लिखने का। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कार्य कारण का समर्थक, और ये 3-4 बातें हैं, अध्ययन कैसे करें इतिहास का, और 1-2 पॉइंट उन्होंने और बताया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु पे चलते हैं, लिखिएगा। पहला बिंदु, पॉलीबियस का जो सब्जेक्ट मैटर है या जो उसने कहा वह क्या कहा, लिखिएगा कि सभी इतिहासकारों की तरह पॉलीबियस के पास भी कहने के लिए कथा था। ठीक, जैसे इससे पहले यूनान में तो वही हो रहा था, लोग कथा ही कह रहे थे। आप देखिए हेरोडोटस को पढ़िए या फिर थुसिडाइडिस को पढ़िए, सबके साथ यही चीजें हो रही थी। लेकिन कहता है कि 219 ईस्वी, ठीक है, 219 ईस्वी से लेकर 167 एडी के बीच में बहुत तरह के चेंजेज आए रोमन वर्ल्ड में, ग्रीक वर्ल्ड में, ठीक है। और उसी चेंजेज ने इसको परिवर्तित कर दिया, इसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, पॉलीबियस को, ठीक है। और पॉलीबियस ने क्या किया कि चूंकि धीरे धीरे कर करके इस फेज में रोम का ताकत बढ़ रहा था, तो रोम के ताकत के साथ एक खड़ा हुआ। मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि चीन में जो इतिहास लेखन हो रहा था, अभी उसको मैंने नहीं पढ़ाया, तो वहां पे भी अधिकारी लोग क्या कर रहे थे, सत्ता के साथ खड़े होते थे। जैसे आमिर खुसरो सत्ता के साथ खड़े होते हैं, तो यहाँ पर भी रोम की शक्ति बढ़ रही थी, तो यह रोम के साथ खड़ा हो रहा था। समझ में आ रही बात? इसी के साथ आगे चल करके रोमन इतिहास लेखन का विकास होगा। अभी हम लोग यूनानी इतिहास लेखन के एक फेज की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इसने क्या किया कि इसने तमाम सारे चीजों को, ठीक है, जितने भी इस समय के हिस्ट्री राइटिंग इन्होंने लिखे, उसको 40 किताब में लिखा और सेंटर में किसको रखा? रोम को रखा। रोम को सेंटर में रखा क्योंकि रोम का पावर बढ़ रहा था, पावर के खिलाफ यह लिख नहीं सकता था। तो 40 वॉल्यूम में इन्होंने अपनी किताब को लिखा। लगभग सारी किताबें खत्म हो गई है, 5 किताबें अभी भी बची हुई है। इन्होंने जो किताब लिखा उसका भाषा जो था अपभ्रंश था, ठीक है। अपभ्रंश मिक्स लैंग्वेज होता है, टूटा हुआ भाषा, ठीक है, या फिर किसी एक बड़े भाषा से निकला हुआ छोटा भाषा। यहां पे समझ में आ गई बात? अपभ्रंश यूनानी लिपि में लिखा इन्होंने। शैली जो है इनका वह है निर्जीव एवं असाहित्यिक, ठीक है। साहित्यिक शैली को निर्जीव नहीं कहा जाता है, ठीक है। लिटरेचर का जो शैली होता है उसको जीवंत शैली कहते हैं, लेकिन जो लिटरेचर का शैली नहीं होता, असाहित्यिक, ठीक है, नॉन लिटरेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कि बहुत ही निर्जीव शैली है। जैसे कहानी जो होता है वह निर्जीव शैली है, ठीक है। अमूमन बहुत तरह की कहानियां होती है जो निर्जीव शैली में होती है, लेकिन बहुत तरह की और कहानियां हैं जो बहुत सजीव शैली में है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो इनका जो शैली है वह निर्जीव है और असाहित्यिक है, लिटरेचर के बेस पे नहीं है। ऐसे भी हिस्ट्री लिटरेचर का सब्जेक्ट है नहीं। आगे बात करते हैं, इन्होंने जो कहा इतिहास लेखन लिखने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। योग्यता इन्होंने तय किया कि देखो इतिहास कोई भी नहीं लिख सकता है, उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास पॉलिटिक्स का नज़र होना चाहिए, उसको राजनीति की समझ होनी चाहिए, युद्ध की समझ होनी चाहिए, क्योंकि इस समय राजतंत्र का फेज चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि युद्ध पे समझ ना हो, युद्ध तो हो ही रहा है, तो युद्ध की समझ होनी चाहिए। और तीसरी बात, चूंकि यह बहुत घूमता था, ठीक है, एक ज्योग्राफर टाइप से मतलब ट्रैवलर टाइप से घूमते रहता था, तो अनुभव के बेस पर ही तमाम सारे चीज़ों को लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपना थ्योरी में अनुभव को तो घुसाएगा। तो इन्होंने कहा कि देखो ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए उस व्यक्ति को,
तभी वो जा करके विश्व के तमाम सारे चीज़ों को कोरिलेट करके लिख सकता है, क्योंकि ये खुद घूमते रहते थे। तो इन्होंने योग्यता क्या तय किया, दो चार पॉइंट है, उसको लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से आप, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, इन्होंने कहा कि इतिहासकार को भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ भौगोलिक ज्ञान किस लिए होना चाहिए, ताकि जो भी दस्तावेज वो इकट्ठा कर रहे हैं उसके जांच यदि किया जाए तो उसकी पुष्टि कर सके वो, ठीक है, वह ऑथेंटिक हो। और वह जोर देकर कहता है, यानी कि वह जो इम्फेसाइज करता है कि व्यक्तिगत जो अनुसंधान होता है, मतलब खुद से एक व्यक्ति जो अकेला रिसर्च करता है वह इतिहास का नींव होता है। जैसे आप भी कोई एक टॉपिक पे अकेले रिसर्च करेंगे, आगे चल करके आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो कहता है कि वह जो चीज़ है वो पिलर ऑफ हिस्ट्री है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। समझ में आ गई बात। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, तीसरा जो है इसका बहुत अच्छा बात यह है कि कार्य कारण का समर्थक था। मैंने आपको बताया था कि इतिहास लेखन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है जिसको काउजेशन थ्योरी कहते हैं, कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कारण का संपादित हो। कारण है तभी कार्य है, और कारण है तो कार्य होगा ही, और यदि कार्य है तो कारण भी रहा होगा। ऐसा इतिहास लेखन में एक थ्योरी है, उसका यह समर्थक था। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिलेमा में आप जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ये दैवीय नियति का भी, यानी दैवीय प्रकोप वगैरह में भी विश्वास करता है। एक स्टाइक नामक व्यक्ति था, उसने थ्योरी दिया था, उसको स्टाइकिज्म बोलते हैं। तो उसने दैवीय नियति पे बहुत फोकस किया था। तो एक तरफ यह तो कार्य कारण सिद्धांत को, जो कि बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक, बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, उसमें बिलीव करता है। और दूसरी तरफ यह ट्रेडिशनल अप्रोच दैवीय नियति में भी भरोसा करता है। तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आ पाता है कि यहाँ पे है किधर। लेकिन यदि कंक्लूजन में यदि लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कार्य कारण तत्व को बहुत महत्व देता था, काउजेशन थ्योरी को बहुत महत्व देता था, और उसको ऊपर में रखता था कि नहीं, काउजेशन थ्योरी तो होना ही चाहिए इतिहास में। समझ में आ रही बात। आगे लिखिएगा, आगे लिखिए चौथे नंबर पे। इसने कहा कि इतिहास का अध्ययन कैसे करें, तो इसमें इन्होंने कहा कि देखो, इतिहास का अध्ययन हमें जैविक संपूर्णता के साथ करनी चाहिए। जैविक संपूर्णता क्या है, जितने भी जीव हैं, ठीक है, बायोस्फीयर में, उन सभी को संपूर्ण तरीके से हम लोग कोरिलेट करके, कंपैरेटिव स्टडी कर करके जैविक संपूर्णता के साथ हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम लोग जस्टिस कर पाएंगे। सिर्फ एक यूनिट को लेकर के आप अध्ययन मत कीजिए। एक यूनिट कहने का क्या मतलब है कि इतने सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, जैविक संपूर्णता में इतने सारे जीव जंतु हैं, सभी को कोरिलेट करके कंपैरेटिव स्टडी कर करके इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, इतिहास को लिखा जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी एक यूनिट को पकड़ते हैं, उसी पे काम करते हैं। हालांकि यहाँ पे मतभेद है, इसका ऐसा मानना था तो क्या किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन पोलिबियस ने ऐसा ही कहा कि जैविक संपूर्णता के तौर पे इतिहासकार को इतिहास पढ़ना चाहिए। आगे इन्होंने सार्वभौमिक इतिहास का समर्थन किया। सार्वभौमिक इतिहास का क्या मतलब है, सभी को एक साथ, ठीक है, यूनिवर्सल हिस्ट्री जिसको बोलेंगे। तो चूंकि जैविक संपूर्णता आ गई तो वहां पे सार्वभौमिक आ गया, संपूर्णता और सार्वभौमिक, ठीक। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह प्रेजेंट और सभी को एक साथ लेकर के चलना, संपूर्णता का मतलब ही सभी को एक साथ लेकर के चलना। तो सार्वभौमिक इतिहास का यह समर्थक था, जन्मदाता नहीं है, समर्थक है। एक थ्योरी इन्होंने दिया चक्रीय क्रम का, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, लिखिएगा साइक्लिक सक्सेशन, लिख लीजिए, साइक्लिक सक्सेशन एंड द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कहा जाता है कि पॉलिबियस जो है इस चीज का फाउंडर नहीं था, लेकिन इस चीज का बहुत समर्थन किया। यह था क्या, इसमें एक दो चीज लिखिए, लिखिएगा आगे पॉइंट दे करके। पॉलिबियस राजनीतिक इतिहास को राजशाही, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के पुनरावृत्त, यानी फिर से घूमने वाला, ठीक है, रिसाइकल चक्र की तरह देखने का पक्षधर था, जिसके समवर्ती भ्रष्ट रूप भी थे, जैसे एकाधिकार तंत्र, मोनोपोली, भीड़ तंत्र, समूह तंत्र। यह लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया, थोड़ा सा समझते हैं। हाँ लिख लिया आप, हाँ ठीक है। कहा था पॉलिबियस, क्या कहा, पॉलिबियस ने कहा कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है,
पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको राजतंत्र के नज़रिए से, उसको शाही तंत्र के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन देखिए यदि इस नज़रिए से देखेंगे तो इसका एक साइड इफेक्ट भी है। जैसे किसी को टीबी का बीमारी होता है तो दवा खाता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है, किसी को इश्क का बीमारी होता है तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, तो 4 बार फेल हो जाता है आदमी। ठीक है, तो अब देखो राजतंत्र और शाही तंत्र, तो राजतंत्र और शाही तंत्र का साइड इफेक्ट भी होगा यदि इस नज़र से देखेंगे तो राजतंत्र मोनोपोली को इस्टेब्लिश करता है कि नहीं। इससे भीड़ तंत्र का जन्म होता है, इससे समूह तंत्र का भी जन्म होता है। बात बस यही, बहुत बेसिक बात इन्होंने कहा था, मतलब शब्द का बस इन्होंने चयन कर लिया और क्या, बहुत बेसिक बात कहा है, इसमें क्या इतना सोचना है। लेकिन चक्रीय क्रमानुक्रम का क्या मतलब होता है, साइक्लिक सक्सेशन कहने का मतलब यह इस बात में बिलीव करता था कि यह जो चक्र चल रहा है, यह इतिहास का चक्र है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मोनोपोली है, ठीक, तो ये कहता था कि जो इतिहास जो है, इतिहास की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा दोहराते रहती है। यानी यहाँ पे मोनोपोली है तो कल होकर के यहाँ पर मोनोपोली होगा, कल होकर फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। यानी कि यह जो साइक्लिक थ्योरी इसी में बिलीव करता था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास की तमाम सारी चीज़ें अपने आप को नहीं दोहराती है, लेकिन इतिहास के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप को दोहराती है। बस यही वाला बात वो कहा था। ये बात तो आप कितने दिनों से बोल रहे थे अपने दोस्तों को, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि पॉलीबियस नामक हिस्टोरियन ने इस थ्योरी को बताया था। ठीक, इस थ्योरी में बिलीव करता। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बात करते हैं। बस यही समझना था, इसमें और भी कुछ नहीं समझना था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मिश्रित संविधान का क्या मतलब है? अब देखो, मिश्रित संविधान का बेसिक मतलब यह है कि देखिए, जब तक रोम का एक्सपेंशन नहीं हुआ था, जब रोम का साम्राज्य का पूरा विस्तार नहीं हुआ था, तब तक रोम के अंदर क्या था, रोम से ही रिलेटेड चीज़ें लिखी जा रही थी, यूनान से रिलेटेड चीज़ें थी। लेकिन जब एक्सपेंशन हुआ तो बहुत तरह के अंपायर उसमें घुस गए, बहुत तरह के देश नगर राज्य आए, तो सबको मिला करके सबको चलाने के लिए एक मिश्रित संविधान का निर्माण किया गया। और इस संविधान को जस्टिफाई करता है, इस संविधान को समर्थन करता है, इसको मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह एक बात और कहता था कि जो यहाँ का जो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है रोम का, उसमें मोनोपोली है, राजतंत्र है, एकाधिकार है, भीड़ तंत्र है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पॉलीबियस कहता था। आगे पॉइंट, अगला पॉइंट, शिक्षक के रूप में। ठीक है, शिक्षक के रूप में एक पॉइंट लिखिएगा, शिक्षक के रूप में इतिहास। कहा कि यदि आप टीचर हैं तब इतिहास को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक, यदि आप टीचर हैं तब इतिहास को कैसे पढ़ाएंगे, तो उसने कहा कि यदि आप टीचर हैं ना तो इतिहास को शिक्षाप्रद बनाइए। ठीक है, कि उससे बच्चों के अंदर एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, शिक्षा का जन्म हो, उससे बच्चे कुछ नई चीज़ों को सीखें। लेकिन उसके अलावा यह फोकस करता है व्यवहार चरित्र पे। ठीक है, कि आप व्यवहारिक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसका व्यवहारिक जो पहलू है उसको बच्चों को ज़्यादा पढ़ाइए, उससे ज़्यादा उनको सीखने को मिलेगा। ये चरित्र आख्यान पे भी, चरित्र निर्माण पे भी जोर देता, चरित्र आख्यान नहीं। चरित्र आख्यान वो लोग करते थे, कौन, यूनान में ही जो शुरुआत का फेज है उस समय किया जाता था। तो ये कहता है व्यवहारिक पहलू पे, मनुष्य के व्यवहारिक पहलू पे, मनुष्य के चारित्रिक मूल्य पे विकास हो, चारित्रिक मूल्य का विकास हो, किससे, इतिहास को पढ़ाने से। तो यदि आप शिक्षक हैं तो इतिहास को इस पर्पज से पढ़ाइए बच्चों को, ऐसा पॉलीबियस ने कहा था। यदि आकलन किया जाए, यदि इन शॉर्ट यदि कहना हो तो हम लोग का एक पॉइंट लिख लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा सक्रिय, इन्होंने कहा है कि अतीत की जानकारी से बेहतर, लिखिएगा अतीत की जानकारी से बेहतर, यानी हिस्ट्री का नॉलेज ऑफ हिस्ट्री से बेहतर व्यवहार का सुधारक कोई और नहीं होता। बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, फिर से लिखेगा इन्वर्टेड कॉमा में, अतीत की जानकारी से बेहतर व्यवहार का सुधारक कोई और नहीं होता। मतलब कि जो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज द मेन सोर्स फॉर इम्प्रोवाइजिंग इन योर कैरेक्टर। समझ में आ रही बात, टू इम्प्रोवाइज योर कैरेक्टर। एक पॉइंट और लिखिए, सक्रिय राजनीतिक जीवन के लिए, सक्रिय राजनीतिक जीवन के लिए, एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ के लिए इतिहास का अध्ययन सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा शिक्षण एवं प्रशिक्षण होता है। समझ में आ गई बात? यानी कि वर्तमान में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तब आप अतीत को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, इतिहास का अध्ययन जो होगा आपके लिए बेहतर होगा। अब आकलन की बात की जाए तो आकलन में, इवैल्यूएशन में यदि इसका कंक्लूजन कहा जाए तो पॉलीबियस को हिस्टोरियन ऑफ हिस्टोरियंस कहा जाता है, इतिहासकारों का इतिहासकार।
यदि आपसे पूछ दे एग्जामिनेशन में कि इतिहासकारों का इतिहासकार किसे कहते हैं, अजीब टाइप का है लेकिन कहा जाता है, मैं क्या करूं, पॉलीबियस। समझ में आ गई बात। एक व्यक्ति है 20वीं सदी का, वो बड़ा ही ग्रेट हिस्टोरियन हुआ, वो कुछ लाइन कहा है किसके बारे में, पॉलीबियस के बारे में, इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखिए। कौन है, बिल ड्यूरा नाम है उनका, बिल ड्यूरा लिखिएगा। वो कहते हैं कि इतिहासकार पॉलीबियस का अध्ययन लंबे समय तक इसलिए करते रहेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, इतिहासकार पॉलीबियस का अध्ययन लंबे समय तक इसलिए करते रहेंगे कि वह इतिहास लेख के महानतम सिद्धांतकारों थ्योरेटिशियन और अभ्यासकर्ताओं में था, इसीलिए कि उसने व्यापक नजरिया अपनाने और एक सार्वभौमिक इतिहास लिखने का साहस किया। और सबसे ज़्यादा इसलिए भी वह समझता था कि बिना व्याख्या के तथ्य महत्वहीन होते हैं और अतीत का कोई महत्व होता है तो वो सिर्फ हमारी जड़ों और समझदारी के रूप में। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, यदि आपके पास फैक्ट है और फैक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक वो आपके काम नहीं आएगा। यह बात बहुत पहले उन्होंने भी कहा था, इसी तरीके की बात की थी किसने, जिन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री लिखा है, ई.एच. कार करके, ठीक है, ई.एच. कार ने। एक साथ और है, इसमें लिखिएगा, भूमध्य सागरीय विश्व पर, ठीक है, मेडिटेरेनियन विश्व पे, वर्ल्ड पर रोम की विजय और उसके साथ पॉलीबियस का जो सलूक है, इतिहास लिखने का सलूक को आरजे कॉलिंगवुड इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण मानता है या महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, अब पॉलीबियस के साथ अच्छी बात यह थी कि पॉलीबियस जब भी हिस्ट्री लिखता था तो वो कम से कम 100 साल 150 साल पीछे जाता था, उसका पूरा बैकग्राउंड खंगालता था, उसके बाद उसको लिखता था और कार्य कारण सिद्धांत को ही मानता था, इसलिए महानतम इतिहासकार भी इसको माना गया है। ठीक, अब हिस्ट्री का एक बहुत कहा जाता है कि हिस्ट्री जो शब्द है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री का एक अलग शब्द गढ़ दिया, उसका एक अलग मीनिंग निकाला। ठीक है, वो क्या निकाला, कहता है, लिखिएगा डैश देकर, पॉलीबियस हिस्टोरिया शब्द का उसके मूल अर्थ यानी हिस्टोरिया शब्द का मूल अर्थ होता है अनुसंधान। लिखिएगा, मूल अर्थ अनुसंधान के बजाय उसके आधुनिक अर्थ इतिहास के तौर पे इस्तेमाल करता है। ठीक, पहले क्या था, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला हिस्ट्री, उसका मतलब क्या होता है रिसर्च, अनुसंधान, लेकिन उसका मॉडर्न जो नाम निकाला, मॉडर्न जो मीनिंग निकाला हिस्टोरिया शब्द का इन्होंने, वो कहा हिस्ट्री, और इस शब्द का वो इस्तेमाल करता है। समझ में आ गई बात। और वैज्ञानिक अप्रोच तो था ही, तमाम सारी चीजें थी ही। एक पॉइंट और लिखिएगा, पॉलीबियस यह नहीं मानता कि ऐसा अध्ययन मनुष्यों को अपने पूर्व गलतियों से बचाव और उनसे ज्यादा दुनियावी सफलता हासिल करने के काबिल बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट वह लिखता है, इतिहास के बारे में कहता है कि इतिहास एक वैज्ञानिक सत्य है। पॉलीबियस, हम लोग इवैल्यूएशन में लिख रहे हैं, लिखिएगा क्या कहता है, इतिहास एक वैज्ञानिक सत्य है। आगे लिखिएगा, इतिहास के नायकों की त्रासदियों से हम यह नहीं सीखते, ऐसा पॉलीबियस कह रहा है, इतिहास के नायकों की त्रासदियों से, उनके जो बर्बादी है उससे हम यह नहीं सीखते कि अपने जीवन में त्रासदी से कैसे बचा जाए, बल्कि यह सीखते हैं कि जब नेचर आपको त्रासदी दे, ठीक है, नेचर आपको प्रॉब्लम में खड़ा करे, तो उससे हम लोग कैसे निपटेंगे और कैसे उसका साहस के साथ सामना किया जाए। ऐसा किसने कहा, ऐसा पॉलीबियस ने कहा है। तो साथियों, आज हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, हेलेनिस्टिक काल में जो इतिहास लेखन का विकास हुआ था और उसमें जो पॉलीबियस का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए। यदि आपसे इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो आप 110% आप बना लीजिएगा।
जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया आप वहाँ पर पॉइंट आउट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और जो भी आपका सवाल हो, जो भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, या फिर वीडियो आपको पसंद आता हो, चीज़ें समझ में आती हो, तब आप अपने फीडबैक के तौर पे या फिर अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और वक्त निकाल कर उसका जवाब भी देता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।